बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे कुछ ही देर पहले एक वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गई। इस वीडियो में एक शख्स के हाथ बंधे हुए हैं, पांव को रस्सियों में जकड़ा हुआ है, चेहरे पर जुल्म की दास्तान और खौफ खुद बोल रहा है। तमाशागरों को हाथ खोलने से ज्यादा वीडियो बनाने की जल्दी है। यह लुटने की दास्तान है। इस मुल्क में पिछले 77 वर्षों से जो कुछ हो रहा है, आज हमने पाकिस्तान को रोते हुए देखा। यह इंतजार पंजोता नहीं रो रहा था, बल्कि पाकिस्तान रो रहा था। आज इंतजार पंजोता के हाथ बंधे हुए नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के हाथों को बंधे हुए देखा। जिस तरह इंतजार पंजोता की रिहाई एक ड्रामा है जो पाकिस्तान को दिखाया गया, मनाने की कोशिश की गई, सुनाया गया, बिल्कुल उसी तरह जब जब पाकिस्तान में निजाम के ठेकेदार फंसते हैं ना, तो ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमें ऐसी ही कहानियां सुनाते हैं। हमने एकत्र नहीं किया, हम गैर सियासी हो गए, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बच्चे ये कहानियां सुन सुनकर बड़े हो गए। खुदा के लिए कहानी तो बदल लो। हेडलाइन चली कि इंतजार पंजोता को अगवाकार छोड़कर फरार हो गए, मगर सवाल यह है कि 77 वर्षों से इस मुल्क को अगवा करने वाले कब फरार होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर इस वीडियो ने एक कोहराम बर्पा कर दिया है। यह एक चार्जशीट है निजाम के ठेकेदारों के खिलाफ और पाकिस्तान में उन तमाम ताकतों के खिलाफ जो इस निजाम को पिछले 77 वर्षों से कंट्रोल कर रही हैं। इस वीडियो के अंदर जो मंजर कशी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो सवाल इंतजार पंजोता से किए गए, ये एक चार्जशीट है उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने एक ड्रामा रचाकर और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस पूरे वाक़े को अगवा बराए तवान का केस बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके सामने ये तमाम सवाल एक एक करके रख देता हूं और फिर आपसे भी चाहेंगे कि आप इस पर जरूर कमेंट करें और इस वीडियो के अंदर कितने लूप होल्स हैं, इन तमाम लूप होल्स की निशानदेही करेंगे। व्यूअर्स, सवाल होता है जो पहली वीडियो सामने आई कि क्या ये आपके साथ तशद्दुद करते थे, और फिर एक सहमी हुई आवाज में इंतजार पंजोता ने इसका जवाब दिया कि मुझे बहुत मारा है, और फिर वो रोने लग गए। फिर सवाल ये हुआ कि क्या आप कोई तिजारत करते हैं। जवाब आता है सहमी हुई और तकलीफ भरी आवाज में कि जनाब मैं एक वकील हूं। और इस पर जो पुलिस वाला था हैरानगी का इजहार करते हुए कहता है और दोबारा इस बात को दोहराता है कि क्या आप वाकई वकील हैं। फिर सवाल आता है कि कहां वकालत करते हैं। इंतजार पंजोता इसका जवाब देते हैं कि सर मैं लाहौर में भी वकालत करता हूं और यहां पर भी वकालत करता हूं। और फिर लंबी खामोशी और आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो जाते हैं और इंतजार पंजोता रो रो कर अपनी दास्तान पूरी दुनिया को सुनाते हैं कि पिछले 22-30 दिनों के अंदर उनके साथ किस किस्म का सलूक किया गया। सवाल फिर होता है कि क्या आज कोई डील हुई थी, क्या आप आज पेशावर से निकले, किधर से निकले। और इसका जवाब इंतजार पंजोता देते हैं कि मुझे नहीं मालूम और मुझे पिछले 3 घंटों से घुमाया जा रहा था। इससे पहले भी मुझे मुख्तलिफ मकामात पर लेकर गए, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वो पश्तो में गुफ्तगू कर रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहे थे। तो अच्छा, ये सारे पठान थे। एक दफ़ा सुना कि चमकई एक जगह का नाम है जो इंतजार पंजोता लेते हैं, और फिर उसके बाद मुसलसल ये सवाल किया जाता रहा कि क्या आपसे पैसे मांगे गए। फिर उन्होंने कहा कि जनाब मुझसे 2 करोड़ तवान जो है वो मांगा जा रहा था। इस्लामाबाद से उठाया गया, कहां से उठाया गया, इस तरह से बार बार ये सवाल पूछकर इस पूरे केस को अगवा बराए तवान का केस जो है वो बना दिया गया। मैं आपको व्यूअर्स याद करवाऊंगा जो पाकिस्तान के अंदर 2 इंतहाई अहम इंपॉर्टेंट वाकयात हुए और पुलिस क्या कहती है कि थाना सदर हसन अब्दाल के एरिया में नाकाबंदी पॉइंट पर मशकूक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी में अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी रुकते ही गाड़ी पर में सवार जो लोग थे उन्होंने पुलिस की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिकमत अमली से खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। अगवाकार गैंग अंधेरे का फायदा उठाते हुए मगवी और गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। मगवी को बखैरियत पुलिस ने तहवील में ले लिया और मगवी की शनाख्त इंतजार पंजोता के नाम से हुई है। इंतजार पंजोता की गुमशुदगी के 24 दिन तक सुराग न मिल सका, लेकिन जो ही अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह बयान दिया कि जनाब अगले 24 घंटे में इंतजार पंजोता की बाजियाबी हो जाएगी, तो इंतजार पंजोता को लेकर सड़क पर पुलिस चौकी पर कुछ लोग आ गए और पुलिस से फायरिंग का तबादला हो जाता है और इंतजार पंजोता को वहीं छोड़कर ये फरार हो जाते हैं। आप देखिए ये कैसी स्टोरी इन्होंने खड़ी, कैसा ड्रामा हमें सुनाया जा रहा है। और अटॉर्नी जनरल को
फौरी तौर पर उनसे ये पूछा जाए, पाकिस्तान की अदालत में जहां पर ये केस चल रहा है, जज साहब को अब पूछ लेना चाहिए। अब ये सिर्फ उनकी आज़ादी का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान में हर फर्द की आज़ादी का मामला है। और अटॉर्नी जनरल से पूछा जाए कि सरकार, ये आपको कैसे मालूम था कि 24 घंटे में उनकी बाजियाबी हो जाएगी? क्या आप अगवाकारों तक पहुंच चुके थे? ये अगवाकार कौन है और आपने किस बुनियाद पर यह कहा कि 24 घंटे की हमें सिर्फ मोहलत दे दी जाए? और अब आप देखेंगे व्यूअर्स की अदालत के अंदर इंतजार पंजोता को पेश किया जाएगा, उनके बयान को जो पुलिस ने उनसे लिया इसको भी पेश किया जाएगा कि यह अगवा बराए तवान का मामला था और जो अगवा करने वाले थे वो छोड़कर फरार हो गए जब पुलिस का उनके साथ में जो है वो आमना सामना होता है। 8 अक्टूबर से इंतजार पंजोता को उठाया गया, 2 करोड़ तवान मांगा गया और मुख्तलिफ मकामात पर इंतजार पंजोता ये कहते हैं कि उन्हें रखा गया और फिर कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने अपने साथ होने वाले जो तशद्दुद किया गया है इसकी भी पूरी रुदात जो है वो सुनाई, जिस तरह से ज़हनी अजियत उनको दी गई। अब व्यूअर्स, इसके अंदर ना बहुत सारी लूप होल्स हैं। मिसाल के तौर पर पुलिस को नहीं पता था कि ये इंतजार पंजोता है, ठीक है। पुलिस अफसर ने सवाल किया, जो पहली वीडियो ने जिस गाड़ी में उनको रखा गया है, सवाल क्या था कि जनाब आपका इसमें ग्रामी क्या है, ये पूछा गया। तो इंतजार पंजोता साहब ने इसका जवाब दिया कि इंतजार के आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो पुलिस एहलकार जिसने ये वीडियो बनाई वो नाम मुकम्मल करते हुए क्या कहता है, अच्छा इंतजार हुसैन, यानी उसे मालूम था कि ये जिसको हमने पकड़ा है, जो इस गाड़ी में मौजूद है, इसका नाम इंतजार हुसैन है। पुलिस वालों ने खुद ही उनका पूरा नाम लिया, मगर पुलिस वालों को अभी इस हकीकत की खबर नहीं थी। वो ऐसा पोज करते हुए आपको नजर आएंगे। पुलिस वाले कितने मासूम बने ये भी हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया। सारा मामला जानते बूझते फिर वो सवाल कर रहे हैं कि सर आपका नाम क्या है। पुलिस वालों ने हाथ खोलने की वीडियो बनाई। मैं आपको ना माजी में जब इमरान खान पर हमला हुआ ना, तो उस वाक़े को इससे हम कंपेयर करते हैं। मुलजिम नवीद को पकड़ लिया गया और उससे फौरी तौर पर पुलिस के पास ले जाया जाता है जिस कमरे में वो मौजूद था और उसका बयान दिलवा दिया गया। आज मुलजिम नवीद कहाँ है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। और फौरी तौर पर मजहबी इंतशार और मजहबी इसे एक रंग देने की कोशिश की गई और उसने कहा कि जनाब डेक इन्होंने लगाया हुआ था, इधर से अजान हो रही है और मैं इमरान खान को पसंद नहीं करता, और जिस तरह से ये गाने चला रहे थे तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपना जो कुछ मैं कर सका मैंने किया। तो ये वाकया बिल्कुल वैसा ही है। माजी के अंदर भी इस तरह के किरदार और वाकयात को स्टेज किया गया और आज ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। इंतजार पंजोता के हाथ पांव बंधे हुए थे और मुल्क के कानून और आइन और जमहूरियत के हाथ पांव आज हमने बंधे हुए देखे। व्यूअर्स, कहा गया कि फायरिंग का तबादला हो रहा था, फिर वीडियो बनाने लग गए। इस वीडियो को रिलीज करने की इजाजत किसने दी, ये भी एक इंतहाई अहम सवाल है। एक बंदा जो पहले ही ट्रॉमा से गुजर रहा है, आपको ये जल्दी नहीं है कि आप उसके हाथ पांव खोलें, उसे पूछें, उसे पानी पिलाएं, लेकिन आपने फौरी तौर पर वीडियो बनाना जो है उसे जरूरी समझा। मेरा एक सवाल इन तमाम लोगों से ये भी है और यकीनन ये व्यूअर्स आपका भी सवाल होगा कि जब ये वाकया पेश आया और फायरिंग हो रही थी तो उस वक्त भी मोबाइल निकाल लेते और टिकटॉक की तरह सेल्फी स्टिक पकड़ते और कहते कि जनाब इस वक्त हमारा जो है वो सामना डाकुओं से हो गया है और इस वक्त फायरिंग हो रही है और साहब आप देख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो कुछ लोगों को दिखाने के लिए बनाई गई और फिर उसके बाद देखते देखते पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और पूरी दुनिया में अब इस वीडियो पर जो है वो तनकीद की जा रही है। किसी ने आपको इख्तियार दिया, एक ऐसा शख्स जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे, आप जो ट्रॉमा से गुजर रहा है उसे आपने दुनिया के सामने पेश किया। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि अच्छा ही कि आपने पेश कर दिया। आप मजीद एक्सपोज हो गए, मजीद दंगे हो गए कि ये लोग कौन हैं और पाकिस्तान के साथ ही सब कुछ जो है वो किस किस्म का शुरू किया जा रहा है। आप कल देख लीजिएगा, सियासी जितने भी पंडित हैं ना वो मैदान में आएंगे और क्या कहेंगे कि देखें पाकिस्तान के इदारों पर और पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला किया गया और पिछले दिनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है मुसलसल क्या कह रही थी और मामला जो है ये अगवा बराए तावान का निकला। सर, इस मुल्क के अंदर अगवा बराए तावान भी हमने देखा है और अगवा बराए बयान भी देखा है और ये बयान जिसके ऊपर दस्तखत करवाए गए पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान की तमाम बार्स जो हैं उनके नुमाइंदे, उन्हें अदालत जाना चाहिए और इंतजार पंजोता के साथ इजहार यकजहती करते हुए इसे इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। एक ट्रॉमा ऐसा है जी, पूरी उम्र इंतजार, अल्लाह ताला इस भाई को जो है वो हिम्मत दे, निकल नहीं सकेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुश्किल घड़ी में सब लोग दुआ करें जी इंतज़ार के लिए कि इंतज़ार जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, जिन लोगों ने किया बदबख्त हैं वो, और ऐसे लोगों पर खुदा का कहर नाजिल हो जिन्होंने इतना सख्त किस्म का बदला लिया। और किस बात का बदला लिया,
اور یہ اغواکار کون تھے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ ویورز، انتظار پنجوتا صاحب کا قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان کا جو پیغام ہے وہ پارٹی تک پہنچاتے ہیں، اور جب سے ڈی چوک کا واقعہ ہوا اور جو پاکستان تحریک انصاف نے کوشش کی، اس کے بعد سے انتظار پنجوتا جو تھے وہ غائب تھے۔ میں بھی آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا ہوں کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کا اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کی خاصیت یہ تھی کہ ختیجہ شاہ، احد چیمہ اس کے اندر شریک ہوئے۔ احد چیمہ نے جی ایک لمبی جیل کاٹی ہے، اور ختیجہ شاہ جن کے اوپر الزام یہ تھا کہ یہ تنصیبات کے اوپر حملے میں ملوث تھی، اور پھر یہ کافی عرصہ جیل میں بھی رہی۔ ساری نظریں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ لاہور میں ہوا کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا ہے، اور جس میں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ بھی اس کے اندر شریک ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے انتظامی جج ہیں جی جسٹس شمس محمود مرزا، رجسٹرار سپریم کورٹ سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن سینٹرل جیل لاہور کی سپرنٹینڈنٹ سائمہ امین خواجہ نے بھی اس اجلاس کے اندر جو شرکت کی ہے۔ قید کاٹنے والے سینیٹر احد چیمہ اور ختیجہ شاہ بھی اجلاس میں شریک ہوئی۔ اعلامیے کے مطابق، غور سے سنیے گا، اجلاس میں فوجداری انصاف میں اصلاحات کی حکمت عملی پر غور کیا گیا، اور جیل اصلاحات اور قیدیوں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کی گئی۔ چیف جسٹس نے پنجاب کی جیلوں کے معائنے کے بعد سفارشات کے لیے ذیلی کمیٹی قائم کر دی ہے، جس میں جسٹس ریٹائر شبر رضا رضوی ہیں، سائمہ امین خواجہ ہیں، اور احد چیمہ اور ختیجہ شاہ کو شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ جو ختیجہ شاہ کی جو شمولیت ہے نا، یہ ہائی لائٹ ہے اس خبر کی۔ ختیجہ شاہ کی گرفتاری 9 مئی کے بیانیے کے نتیجے میں ہوئی، آپ کو یاد ہے نا، اور پھر پورے ملک میں ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ نئے چیف جسٹس کا ختیجہ شاہ کو اس کمیٹی میں شامل کرنا خوش آئند ایک اقدام ہے، لیکن شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے سینگ پھنسانے کی شروعات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ 9 مئی کے بیانیے کی نفی بھی اب ایک طرح سے امید جو ہے وہ جاگ گئی ہے کہ فوجی عدالتوں کے سامنے سینکڑوں بے گناہ بہت جلدی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ اب یہ ختیجہ شاہ کا آنا، یہ یقیناً پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے کنسرن ہے کہ ختیجہ شاہ کون تھی۔ 9 مئی کے واقعات میں آپ نے پکڑا، آپ نے سزا دینے کی کوشش بھی کی، کونسلر رسائی بھی ہوتی ہے امریکن نیشنل، لیکن اس کے باوجود یحییٰ افریدی صاحب نے جب ان کو شامل کر لیا تو اب جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا سوچتی ہوگی، یہ سینگ پھنسانے کے ہی مترادف ہے۔ ختیجہ شاہ ہیں جی کون، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ختیجہ شاہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی فنانس ٹیم کی رکن ڈاکٹر سلمان شاہ کی صاحبزادی ہیں جی، اور سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی یہ نواسی ہیں۔ ختیجہ شاہ 9 مئی کے واقعات سے منسلک 4 مقدمات میں ملزمہ تھی، جس کی وجہ سے وہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں 6 ماہ سے زیادہ عرصہ جو ہے انہیں قید رکھا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے انہیں گزشتہ سال دسمبر میں عدم ثبوت کی بنیاد پر ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ ختیجہ شاہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں کافی اہمیت اختیار کر گئی۔ ختیجہ شاہ نے امریکی شہریت ترک کر دی، اور ختیجہ شاہ 9 مئی مقدمات میں وہ واحد خاتون تھی جو امریکی شہری تھی۔ جولائی میں جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تو ختیجہ شاہ نے اپنی امریکی شہریت چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان نے انہیں خواتین کے لیے مخصوص نشست پر پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کے لیے نامزد کیا تھا۔ اہم سوالات سر اس کے ساتھ جڑے یہ ہوئے ہیں کہ ختیجہ شاہ کو اس طرح جیل ریفارمز کمیٹی میں شامل کرنے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام جائے گا؟ کیا یہ بات درست ہے کہ اس طرح چیف جسٹس اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سینگ جو پھنسنے کا، یعنی یہ جو ٹگ آف وار ہے، اس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا؟ نون لیگ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پہلے جی ختیجہ شاہ کی ججز ریفارمز کمیٹی میں شمولیت پر کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور ختیجہ شاہ کی اس کمیٹی میں شمولیت سے 9 مئی کے بیانیے کو بھی جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ جو ہے یہ بیک فٹ پر بیانیہ جائے گا اور کمزور ہو جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن کا جی جو اجلاس ہے، اس کی کہانی بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے 5 نومبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا ہے، اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 5 نومبر کو دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ میں ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین بھی شریک ہوں گے، اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور ایوان صاحب، جنہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں انتظار پنجوتا صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ جناب وہ آ گئے، ان کے بازیاب ہو گئے، رہائی از ناٹ دا رائٹ ورڈ، لیکن رہائی ہوئے،
बाजियाब हो गए, वट एवर यू कॉल इट। फिर नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल जी अख्तर हुसैन इसमें शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक हैं, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद हैं और तहरीक इंसाफ के उमर अयूब शिबली फराज इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इजलास में खातून मेंबर रोशन खुर्शीद को भी इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है। नए आईनी बेंचेस की तश्कील पर जी इस पे बात होगी और बेंच के सरबराह का भी ऐलान जो है वो उसी दिन किया जाएगा। सूरत हाल क्या है ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज और तहरीक इंसाफ एक साइड पे हो गए तो उनके पास 5 वोट होंगे, ठीक हो गया। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं फारूक एच नाइक भी उनके साथ मिल गए तो फिर मैच टाई हो सकता है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी में से किसी को बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया जाता है तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन पर भी दबाव होगा कि वो अपने चीफ जस्टिस और सीनियर जज के साथ खड़े हो या फिर खुद को सरबराह मुकर्रर करने के हक में वोट वो देंगे। क्योंकि राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जब आप पर मामला आए, माजी में भी हमने जुडिशल कमीशंस को देखा है, तो ऐसे जज उस फैसले से हट जाते हैं। तो क्या राना साहब की बात को माना जाएगा? क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रूल का अप्लाई जस्टिस मंसूर पर हो, जस्टिस मुनीब अख्तर पर हो या अफरीदी पर हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इस रूल को अप्लाई जो है अमीनुद्दीन अपने ऊपर करे। तो क्या अमीनुद्दीन इस रूल को फॉलो करेंगे? फिर व्यूअर्स ये भी सवाल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी। इतलात ये भी थी कि पीपल्स पार्टी JUI ने यह तय किया हुआ था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ होगी तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होते, लेकिन ऐन वक्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी में शमूलियत से इनकार कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो गई है, तो ये सरप्राइज होगा अगर हो जाती है, और उनके लिए भी सरप्राइज होगा, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। चूंकि मसला आपके फौजदारी मुकदमों का नहीं है, मसला चीफ जस्टिस का भी नहीं था, वो भी एक अपनी जगह अहमियत का हामिल जरूर मामला है, लेकिन आईनी बेंचेस की सरबराही का ये मामला है जिसके लिए पूरे का पूरा आपने ये जो खेल खेला। अगर इस आईनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन की बजाय जस्टिस याह्या अफरीदी को बना दिया गया या फिर जस्टिस मंसूर को बना दिया गया या जस्टिस मुनीब को बना दिया गया तो फिर हुकूमत का खेल जो है वो उलट जाएगा। और फिर ये भी देखना होगा कि जस्टिस अमीनुद्दीन को ही आखिर क्यों बनाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अदलिया से जी एक कोई खतरा नहीं है, ये सबसे बड़ी वजह आपने याद रखनी है। इस अदलिया से अगर किसी को खतरा है तो वो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। ये जो फॉर्म 47 की जो रेशो है ना जी, ये सबसे ज्यादा जो मसाइल हैं वो नून लीग के साथ है। नून लीग को सबसे ज्यादा खतरा अदलिया से है और इसी वजह से नून लीग जजेस के ट्रांसफर, मिलिट्री कोर्ट्स और मजीद सख्त तरामीम शामिल करने की भी हक में थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कैप्टन सफदर ने तो जी यहां तक कह दिया, एक उनका बयान इस वक्त मीडिया पर चल रहा है जिसमें वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का इलेक्शन मानसेरा से उन्होंने चोरी किया जो नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाए। अब अवाम की खिदमत का कोई फायदा नहीं, अवाम की खिदमत से वोट नहीं मिलते, बल्कि एक खास जगह है जहां पर आप जाकर रोजाना सलूट मारें तो आपको जो है फॉर्म 47 का यानी 47 नंबर की प्लेट आपको मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। घर का भेदी जो है वो लंका ढा रहा है। घर में जो कुछ होता रहा, नवाज शरीफ जिस तरह हारे, वो कह तो ये रहा है कि ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें हराया और वहीं से आपको जो है ये सब कुछ मिलता है। तो फिर ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्या बाऊजी को जितवाने में, हराने में उनका किरदार था मानसेरा से और जितवाने में लाहौर से उनका किरदार था, ये भी कौम को जरूर बताएं। फिर ये भी कौम को जरूर बताएं कि शहबाज शरीफ को जितवाने में क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था, और जो आपकी अहलिया हैं उनको जितवाने में किसका किरदार था, ये भी पाकिस्तान की आवाम को जरूर बताएं। और फिर पंजाब के अंदर जो जिस तरह से कहा जाता है कि सिर्फ 18 सीटें ये लोग जीते, बाकी सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, तो इस पर भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था। ये बहुत ही अहम बयान है जो कैप्टन सफदर की तरफ से ऐसे वक्त में दिया गया जब नवाज शरीफ जो है मुल्को फिर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं और PIA खरीदने की तैयारी की जा रही है। गजब देखें जी इस मुल्क के अंदर, बेबसी इस मुल्क की देखें। जो मैंने शुरू में इंतजार पंजोता के साथ जो कुछ होता रहा और पाकिस्तान जिस तरह से बेबसी की तस्वीर बना हुआ है, तो आप दोनों किरदारों के अंदर पाकिस्तान की बेबसी को देख सकते हैं। नवाज शरीफ साहब आप करने क्या जा रहे हैं जी? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को खरीदने की तैयारी हो रही है। नवाज शरीफ ने जी अमेरिका में गुफ्तगू करते हुए एक उनका वीडियो क्लिप जी सामने आया। एक शख्स वजीर था जो छुपा बैठा हुआ था, उसने इमरान खान के दौर में कहा, ये नवाज शरीफ का बयान है कि PIA के पायलट्स के पास जाली डिग्री है। अव्वल तो जी कुछ लोग अगर ऐसा था तो क्या ये बात आवाम की सतह पर कहने वाली है? नवाज शरीफ साहब ये सवाल पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात कही कि मरियम ने
مجھ سے مشورہ کیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو خرید لیں، ایک برانڈ نیو ایئر لائن اسٹیبلش کریں گے، نئے جہاز لائیں گے اور برانڈ نیو ایئر لائن پاکستان کو ہم دیتے ہیں۔ اس ایئر لائن کو ایئر پنجاب کا نام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ میں نے مریم سے کہا کہ آپ مشورہ کریں، پی آئی اے بھی خریدی جا سکتی ہے، نئی ایئر لائن قائم کر لیں، ایئر پنجاب کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سے براہ راست نیو یارک جائے گی، لندن، ٹوکیو، ہانگ کانگ اور دنیا کے ہر حصے میں جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ایئر لائن سے متعلق غور و خوض جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب یہ نواز شریف صاحب نے پورا ایک جو ہے ماحول بنا دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ 82 ارب کی بولی لگنی تھی، یعنی جو اس کی بینچ مارک پرائس رکھی گئی، کم سے کم جو پرائس تھی، اور جو بولی لگی وہ 10 ارب کی تھی۔ یہ صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب اس پی آئی کو کوئی خریدنے والا نہیں ہے، اور ہم دیکھیں پاکستان کے اوپر جو ہے وہ احسان کر۔ تو ویورز، یہ پاکستان کو لوٹنے کی داستان ہے۔ پہلے آپ اداروں کو اتنا کمزور کر دیں، کیونکہ باؤ جی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر لوگ موجود ہیں جنہوں نے پی آئی کو اس نہج تک پہنچایا۔ وہ ضرور وہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں ایک منسٹر نے یہ بات کہی، لیکن آپ کے سوال اپنے اتحادیوں سے کیوں نہیں کرتے باؤ جی؟ پیپلز پارٹی سے پوچھیں جنہوں نے پی آئی کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ جب بھی ان کی حکومت آتی ہے نا تو یہ ضرورت سے زیادہ بھرتیاں کرتے ہیں پاکستان کے مختلف محکموں کے اندر، چونکہ انہوں نے ووٹ مانگنے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر یہ جو نوکریاں کچھ گوسٹ نوکریاں ہوتی ہیں اور کچھ نوازنے کے لیے لوگوں کو بھرتی جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے، یعنی پیپلز پارٹی کے کوٹے کے اوپر مختلف محکموں کے اندر۔ اونے پونے اس پی آئی کو خریدا جائے گا، اور پاکستان کیا ان لوگوں کے لیے بنا ہے؟ پاکستان کے اندر یہ جو موروثی کردار، پہلے ہی انہوں نے پاکستان کو اپنی شکارگاہ بنایا، اور جو چیز یہاں پر اچھی لگتی ہے اب اسے خریدنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور مریم کا اپنے باپ کے سامنے ایک خواہش کا اظہار ہے، اور باپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے یہ کھلونا جو ہے وہ ضرور خرید کر لاؤں گا، اور جسے ہم اپنی ٹرافی کے طور پر اپنے ڈرائنگ روم میں جو ہے وہ سجائیں گے۔ تو یہ پاکستان کے جی حکمران ہیں، یہ پاکستان میں امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا اور کس طرح آپ کی جائیدادیں جو ہیں بڑھتی ہیں، جب ان سے سوال کیا جائے تو آپ کے خلاف جو ہے وہ گلی کے گنڈوں کو لگا دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے سیاستدان ہیں جو پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ تحریک انصاف ثوابی میں ڈیرے لگانے جا رہی ہے، اور اس کے بعد احتجاج کی کال جو ہے وہ دی جائے گی، اور یہ جرگہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک منظم جماعت ہے، اور کہیں پر کسی لیول کے اوپر کوئی اختلافات موجود نہیں ہیں، اور ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ باقاعدہ طور پر ثوابی میں 9 نومبر کو جو ہے اس کٹ کا انتظام کیا گیا، اور یہ جرگہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے سامنے جی اب منزل بہت ہی واضح ہے کہ آپ نے منظم ہو کر اس خاندان اور اس خاندان جو سندھ کو کنٹرول کر رہا ہے اس کے خلاف تحریک چلانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاپ پرائیورٹی ہوگی وہ عمران خان کی رہائی ہوگی، کیونکہ اب عمران خان کی رہائی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے، یہاں کے ادارے جو ہیں انہیں بیچنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب ہمیں عمران خان کی یعنی پاکستان کی عوام کو اس سے پہلے کبھی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ضرورت ہے، اور اس نظام کو شکست دینے کے لیے اور اس نظام سے پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے اگر کوئی یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ عمران خان کی رہائی کی تحریک پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پر اب ثوابی سے اس کا اعلان کرنے جا رہی ہے۔ ویورز، یہ آج کی ہماری ڈشز تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔